जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा कि जन सहायक पोर्टल की जानकारी विधायकों को दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना के चलते विधायकों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, मिलना नहीं हुआ था, तो आज विधायकों से मिले हैं और बातचीत भी की है। साथ ही सरकारी योजनाओं को लेकर विधायकों के साथ चर्चा भी की गई है। इन सब के बीच जन सहायक पोर्टल की जानकारी विधायकों को दी गई है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक जारी थी जो कि खत्म हो चुकी है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते विधायकों से मिलना नहीं हुआ, आज विधायकों से मिले और बातचीत भी की। साथ ही लंबा चर्चा देखने को मिली है। सरकारी योजनाओं को खासतौर पर लेकर विधायकों के साथ चर्चा की गई। इसके अलावा जन सहायक पोर्टल की जानकारी भी विधायकों को दी गई। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते विधायकों से मिलना नहीं हुआ, ऐसे में आज विधायकों से मिले हैं और बातचीत भी की है। साथ ही सीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं को लेकर विधायकों के साथ चर्चा हुई है। इसके अलावा जन सहायक पोर्टल की जानकारी भी विधायकों को दी गई है, जिससे कि आम जनमानस को आने वाले समय में इसके जो लाभ है, इसके फायदे मिल सके। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कोरोना के चलते विधायकों से मिलना नहीं हुआ, आज विधायकों से मिले हैं और बातचीत भी की है। सरकारी योजनाओं को लेकर विधायकों के साथ चर्चा की गई। जन सहायक पोर्टल की जानकारी विधायकों को दी गई। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आपकी अपनी ओपीडी, जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, पोस्ट कोविड के दौरान क्या कुछ सावधानी बरतनी है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आपके अपने चैनल की इस खास मुहिम के जरिए आप सवाल उठाकर इसके जवाब भी ले सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल होगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा फोन नंबर है 011-613-621-37 पर फोन आप करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और लेखों पर जरा भी भरोसा न करें। ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयां लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले ताज़ा स्थिति आपको दिखाते हैं। हरियाणा का कोरोना अपडेट क्या कुछ कहता है ये हम आपको बताते हैं, जहां पर लगातार केसेस घट रहे हैं। 2000 के पास एक्टिव केसेस हैं। रविवार को 24 घंटे में 162 नए मामले सामने आए, 29 लोगों की जान गई। तो वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 99% पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 77 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मेगा वैक्सीनेशन डे पर हरियाणा ने इतिहास रचा है। सोमवार को आपको बता दें कि लगातार जो वैक्सीन लगाई गई है उसमें बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखा गया और बड़े स्तर पर लोग भी पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर। प्रदेश भर में 3700 टीकाकरण केंद्र बनाए गए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 28 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रविवार को 24 घंटे में 162 केस सामने आए, तो वहीं 29 लोगों की जान गई है। तो हरियाणा में 2000 के पास एक्टिव केसेस हैं और ये संख्या लगातार घट रही है। 24 घंटों की पिछले बात करें तो 162 नए मामलों की पुष्टि हुई, 29 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 99%। चलिए कोविड ओपीडी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा डॉक्टर सुदीप चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट हैं, पेडियाट्रिशियन भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर आपका। आवाज मिल रही सर आप दोनों को मेरी?
हाँ, हाँ मिल जी, रही मिल है। रही है। नमस्कार, नमस्कार रंजना जी। बहुत स्वागत है आप आपको दोनों का। डॉक्टर हम संदीप, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना महामारी को लेकर तस्वीरें सामने आई, अब उसके एकदम उलट मौजूदा परिस्थिति में इस वक्त हम हैं जहां पर स्थिति में सुधार हो रहा है, आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से आप जनता को कैसे एड्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि ये वो समय है जहां पर लोग लापरवाही बरत सकते हैं, लेकिन आने वाला समय कितना घातक हो सकता है इसका अंदेशा अभी हमें नहीं है। हाँ, रंजना जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो आने वाला समय है उसमें इन चीज़ों का अंदेशा हमें अभी से मिल रहा है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया सर ने हमें पहले ही इस बारे में मैसेज दिया कि थर्ड वेव हम यहाँ से हमें दिखाई दे रही है। थर्ड वेव और नए-नए स्ट्रेन्स की जो बातें हो रही हैं, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, लैम्ब्डा वेरिएंट हो, इस बीमारी के आसार हमें अभी से पता चलने शुरू हो गए हैं। तो एक जो बात निकल के आती है, अब ये बीमारी जल्दी तो अभी यहाँ से जाने वाली किसी भी देश से नहीं है। हमें एक ना ही हमें अपने एक रूल बनाना पड़ेगा लाइफ में, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को। जैसे हम अपने लाइफस्टाइल में सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को फॉलो करने का एक रूल बनाना पड़ेगा। इस बात से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि नंबर ऑफ केसेज़ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या अगली वेव आने वाली है नहीं। ये जो जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हेल्थ डिपार्टमेंट इसको एक स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, ये चीज़ हमें लाइफस्टाइल में लानी ही पड़ेंगी। अदरवाइज आगे आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। और ये जो लापरवाही देखी जा रही है, चाहे अनलॉक की प्रक्रिया में, ये खाली हमारे देश में नहीं, बाहर दूसरे देशों में भी इसकी बहुत ही नेगेटिव जो इसकी नेगेटिव तरीके से समीक्षा की जा रही है, जी, क्योंकि हम लोगों ने इतना लॉस देखा है फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में। हम चाहते हैं आने वाले समय में हमें इस तरीके की हमें कोई भी आगे की दिक्कतें ना आए और नुकसान ना सहना पड़े। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग यहाँ से बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। डॉक्टर संदीप, जैसा कि सुदीप जी यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं कि जो वेरिएंट्स हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। अब तक डेल्टा वेरिएंट का कहर हमने देखा, अब डेल्टा प्लस को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। उसको लेकर ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि पिछले वेरिएंट की तरह ही डूज़ एंड डोंट्स होंगे या फिर आने वाले समय में और भी ज़्यादा हमें सख्ती से सुरक्षा कवच को अपने इर्द-गिर्द बनाना होगा? थैंक यू रंजना जी। हाँ, आपसे भी सहमत हूँ मैं उनसे। डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो भी वेरिएंट आप नाम देते हैं, सब सारे म्यूटेशंस वायरस, सेम वायरस के म्यूटेशंस हैं। और वायरस का धर्म यही है कि म्यूटेट करना, कॉन्स्टेंटली अपने आप को जारी रखना। और जैसे आजकल कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे क्रॉस कवरेज होते हैं डेल्टा प्लस में, लेकिन कुछ कुछ जगह में छूटती है। सारे वैक्सीनेशन सारे वेरिएंट काम नहीं करते, उसकी रिसर्च चल रही है। तो जब तक कि ना हमारे पास सारे वेरिएंट्स के आंसर हैं, आई डोंट नो, हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कॉन्सेप्ट बनाया जाना है, क्योंकि हमें पता नहीं हम जो वैक्सीन दे रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो सारे जो वेरिएंट्स हैं उसमें सारे वैक्सीनेशन इफेक्टिव है कि नहीं वो हमें पता नहीं, क्योंकि जब ये वैक्सीन बनाए गए थे तब इतने सारे वेरिएंट्स थे। कह रहे हैं वो कि वेरिएंट्स एक्टिव होंगे, ये अभी भी अंदर है। मेरे ख्याल से जब तक कि ना हमारे पास आंसर है, जब तक वैक्सीन सेफ है, हमें बस कंटिन्यू करना है अपना प्रिपरेशन है। बिहेवियर रखें, सबसे वही उसी से हमारी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी को समझें, उसका इलाज क्या है और आने वाले समय में प्रिकॉशंस क्या कुछ लेने, उसको लेकर भी लोगों को सही जानकारी। और यही वजह है कि ओपीडी मुहिम की हमने शुरुआत की। फ़ोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश करें जिनको डायल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सभी दर्शकों से दरख्वास्त है कि जब भी आप फ़ोन नंबर डायल करें, अपने टीवी के वॉल्यूम को ज़रा कम कर दें, जिससे कि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुँच सके। डॉक्टर सुदीप, जिस तरीके से लगातार जिक्र हो रहा है कि कोरोना महामारी जो है वो भी खत्म नहीं हुई है, कि त्रासदी बहुत बड़ी है, संकट टला नहीं है। ऐसे में जिस तरीके के एहतियातन कदम हम उठाते आए हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर बड़ी तादाद में लोग होम आइसोलेशन में ठीक होते हुए आए हैं, क्या आने वाले समय में भी उसी रूटीन को जारी रखा ये जाए, फिर चाहे वो डाइट को लेकर हो लेवल या पे फिर देख जो फिजिकल इंडिया न्यूज़ एक्सरसाइजेस पापा हम वाले करते हैं उसको लेकर हो? आपसे चेक करना अंदर वाले। जैसा है, तो ये हमारी जो बेसिक हेल्थ स्टेटस है, सिर्फ कंट्री की नहीं, इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस जो है ये एक एक्सेप्शन है। अगर आपकी हेल्थ इन जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी है तो ऑब्वियसली आप निकल आओगे कोरोना। आई थिंक ये कोरोना का जो महामारी है बहुत अच्छा एक टाइम है हमारे लिए अपने आप को मेटाबॉलिक हेल्थ। हम लोग ये सबको कह रहे हैं कि वो फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन, आप एक्सरसाइज करें, आप अपने साथ बचे रहें, आप फ्रीक्वेंट ब्रीथ आउट करें और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएं। अच्छे खाएं, उससे क्या होगा, आपकी जनरल मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर होगी और आप आपकी बॉडी के बेटर ऑप्शन
सारे वैक्सीनेशन को जो कवर कर पाएंगे। होपफुली वैक्सीन आपको खराब इन्फेक्शन से होने से बचाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन होते रहेंगे, इसमें कोई डाउट। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि इन तमाम एहतियातन कदम को उठाया जाए और आने वाले समय में भी ये प्रिकॉशंस लिए जाते रहें। और डॉक्टर सुदीप, जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है, इन सब के बीच बार बार इसको लेकर अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, ज़रूर करें, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें। हरियाणा में भी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। इन सब के बीच आप यहाँ पर जनता को क्या कुछ उसको लेकर अधिक जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि सिंगल डोज के बाद दूसरी डोज कब लेनी है और उसके बाद कोविड हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ समस्या आती है, इसको लेकर तरह तरीके के लगातार कई सवाल खड़े होते रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैक्सीनेशन की कोई विकल्प है नहीं। वैक्सीनेशन सिर्फ एक ही माध्यम है जिससे आप कोरोना की खराब इन्फेक्शन से बच सकते हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड हो नहीं सकता, लेकिन जानलेवा कोविड शायद ना हो, क्योंकि आपका बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर है कोविड के लेकर। कुछ एंटीबॉडीज आपको मिल जाएंगी जिससे कोविड का भयानक इन्फेक्शन नहीं होगा, तो शायद जानलेवा ना हो। तो वैक्सीनेशन डेफिनेटली जरूरी है अगर आपको जीना है तो। नेक्स्ट थिंग जो है अबाउट कितने दिन बाद आप लगा सकते हैं। अब गवर्नमेंट का नियम हो गया है कि कोविशील्ड आप 3 महीने बाद लगा सकते हो, वैक्सीन अभी भी 1 महीने बाद लगा सकते हो। तो उस हिसाब से आप कुछ करनी है। आप इस दौरान अगर अनफॉर्चुनेटली आप कोविड हो जाती है बिटवीन द वैक्सीनेशन, तो इससे नियम है कि आपको ऐसे ब्रेक इन्फेक्शन करना है इस इन्फेक्शन को। उसके बाद अगेन आपको एक 2-3 महीने का गैप देकर फिर दूसरे वैक्सीन देना है। तो आपको वैक्सीन नहीं दे सकती करना है अगर इन्फेक्शन हो ना। इसमें बहुत क्लियर रहेंगे हम, हमारे गाइडलाइन साफ है, यूनिट लिखा हुआ है गाइडलाइन, और हम सब भी फॉलो करेंगे। ठीक है डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति ने सिंगल डोज ले ली है किसी एक वैक्सीन की और उसके बाद वो कोविड पॉजिटिव होता है और नेगेटिव हो जाता है, तो संभवतः बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हुई होंगी, ऐसे में दूसरी डोज लेना तब भी अनिवार्य रहता है? देखिए रंजना जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि एक्चुअली कोई भी चीज़ में हम जब किसी चीज़ का कोर्स डिसाइड करते हैं तो आपको जब तक वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता उसका पूरा इफेक्ट नहीं मिलता। फर्स्ट डोज के बाद ऐसा माना जाता है कि 15 से 20 दिन के बाद 60 to 70% इम्यूनिटी हमारी आ जाती है। और रही कहीं जो सेकंड डोज के बाद हम एक एक्सपेक्टेड इम्यूनिटी 80 to 90% अचीव कर सकते हैं। तो जो आप डिजायरेबल इफेक्ट है हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, एंटीबॉडीज का टाइटर बनाने के लिए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, वो तभी हो सकता है जब आप उसकी सेकंड डोज कंप्लीट करें। और ये के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा सुझाया गया है, चाहे हम 2 महीने की बात करें या 8 हफ्ते से 10 हफ्ते की बात करें, गैप रख के जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल उसको फॉलो कर लेना चाहिए। ये फर्स्ट डोज आपको इम्यूनिटी जरूर देगी और सेकंड डोज से हम इम्यूनिटी के जो पावर है उसको बढ़ा पाएंगे। ये जरूरी है, सेकंड डोज लगना बहुत ही जरूरी है और टाइम जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। साथ ही डॉक्टर संदीप, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि जिक्र आप कर रहे हैं कि दूसरी डोज लेना अनिवार्य है, लेकिन चूंकि खबरें सामने आ रही है कि दोनों डोजेस का जो असर है वो 4 से 6 महीने तक ही मैक्सिमम रहेगा, क्या उसके बाद कोई और वैक्सीन लेने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है? है कि 2 डोजेस कंप्लीट करने के बाद ये गाइडलाइंस में ही है कि हमें 6 से 8 महीने के बाद बूस्टर डोज, जैसे हम वैक्सीन्स की लगाते हैं, बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है और पड़ेगी। और इसको हम आने वाले टाइम में वैक्सीन्स के अलग अलग पोर्टफोलियो में और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं कि शेड्यूल पूरा करने के बाद जो हमारा एडवाइजेबल टाइम है, चाहे वो 6 से 8 महीने का, उसमें हम बूस्टर डोज लगाने के लिए सलाह देंगे। और बीच में आप चेक करने के लिए एंटीबॉडी टाइटर लेवल वगैरह हम लोग करवाते हैं पेशेंट में, ये देखने के लिए कि प्रतिरोधक क्षमता कितनी बनी, अकॉर्डिंग टू पेशेंट का एज प्रोफाइल और इम्यूनिटी स्टेटस और बाकी सारी कंडीशंस को देखते हुए जांच कराई जाती है। बिल्कुल। सुखविंदर, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मेरे को ना हैप्पीडेट्स भी है, मैं वैक्सीन लगवाऊं तो नहीं? सुखविंदर जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को हैप्पीडेट्स भी है जी, जिसे काला पीलिया बोलते हैं। सवाल क्या है सुखविंदर जी हेलो। आपका? आपकी आवाज हाँ मिल जी। रही है, आपका सवाल पूछिए। मेरे को हैप्पीडेट्स भी है, काला पीलिया, मैं वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं? मेरे को नहीं लगती। सुखविंदर जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि एक बार फिर से आप हमसे कनेक्ट हो और ताकि आपका सवाल हम तक सही पहुंच पाए। डॉक्टर संदीप, आप जिक्र यहाँ पर वैक्सीनेशन का कर रहे थे, सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी क्योंकि महिलाओं को लेकर भी लगातार ये सवाल उठ रहा है कि गर्भवती महिलाएं और जो महिलाएं स्तनपान कराती, क्या वो वैक्सीन ले सकती है, उनके लिए सेफ है?
देखिए ये चीज़ जो है अब हम नई जो हमारी रिसेंट गाइडलाइंस में इस बात को मैंडेट किया गया था कि पहले लैक्टेटिंग मदर्स जो स्तनपान कराने वाले महिलाएं हैं, बाद में गर्भवती महिलाओं को जो ये कराना चाहती है वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इसमें अब जो पहले इस चीज़ के लिए जो हम झिझक थी या जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी, वो अभी इस चीज़ से मना कर दिया गया है। इस वैक्सीन को क्योंकि एक लाइफ लिविंग वैक्सीनेशन की तरह देखा जा रहा है, तो दोनों सभी महिलाओं को अलाउ कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जिनके लिए संभव हो वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये समझना भी क्या आपके लिए वैक्सीन सही है या नहीं, और यही वजह है कि कोविड ओपीडी के ज़रिए वो जो तमाम सवाल कॉमनली उठते हैं दर्शकों की तरफ से, वो हम आप डॉक्टरों से पूछते हैं। डॉक्टर सुदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि जिक्र डॉक्टर संदीप ने भी किया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ तो है, लेकिन सरकारी गाइडलाइंस का भी हमें पालन करना है। ऐसे में वो मरीज़ खासतौर पर जो डायबिटिक मरीज़ हैं, कोरोना की स्थिति में उनकी स्थिति को बद से बदतर होते हुए हमने इस दौर में देखा है। उनके लिए वैक्सीन को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है, उस पर ज़रा आप प्रकाश डालिए कि क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं, और जो कोर्स उनका जो पूरा ट्रीटमेंट का चलता है उसके साथ इसे लिया जा सकता है। तो जो डायबिटीज के मरीज हैं वो जनरली बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन्हें इम्यूनिटी कम होता है कभी कभार, और उनकी शुगर बढ़ जाती है। हमने देखा है स्टेरॉइड यूज की वजह से कभी कभार शुगर बढ़ गया उनका। सो कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य है, उनको लेना है वैक्सीनेशन। और जो हमारी सरकारी गाइडलाइंस है वो पूरी साफ है इस बारे में कि कोविड वैक्सीनेशन के बारे में, जो स्पेशली डायबिटिक्स हैं, तो हमें उसकी पालन करनी चाहिए। और जो डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज के बारे में देखते हैं, एडल्ट डायबिटिशियंस हैं, वो पेशेंट्स को अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे एग्जैक्टली किस पेशेंट को कब वैक्सीनेशन की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ऐसी भी तमाम, क्योंकि बुजुर्गों के लिए देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन लें, और यही वजह है कि जब फर्स्ट फेज़ का वैक्सीनेशन हमारे देश में शुरू हुआ तो सबसे पहले 45 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए शुरुआत इसकी की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि वो बुजुर्ग जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो लगातार कतरा रहे हैं वैक्सीन लेने से, उनको लेकर क्या किसी प्रकार की विशेष जानकारी है जो उन्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत है? नहीं, जो भी बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, जिसके हाई ब्लड प्रेशर है, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हैं, जिनको इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है, ये सारे लोग हमारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। और ये सारे लोग इंडिविजुअल बेसिस में, इसीलिए हम जब जाते हैं बुजुर्ग और वैक्सीनेशन लिए जाते हैं तो उनको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जहाँ उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, मॉबिलिटीज हैं, वो सारे बताते हैं, और उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं किसे कब वैक्सीन लगनी चाहिए। पर जनरली इनमें से कोई भी एक रिस्क या कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन। ठीक है डॉक्टर संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोरोना महामारी की दूसरी लहर को हमने देखा और अब तीसरी लहर को लेकर भी संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर डूज एंड डोंट्स क्या हैं? क्योंकि खबर यह है कि लगातार कि बच्चों पर इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। बच्चे चूंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उनकी दिनचर्या में इन्वॉल्व होती है, ना ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट लेने में यहाँ पर आसानी से मान जाते, काढ़ा वो नहीं पीते हैं। ऐसे में उन माता पिताओं के लिए क्या कुछ एडवाइस यहाँ से आप करना चाहेंगे? देखिए, बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं, स्पेशली उन बच्चे जो माता पिता के साथ हैं, जिनको ऑलरेडी पेरेंट्स को हो गया इन्फेक्शन, या बच्चों को मदर या पेरेंट्स से मिल रहा है। अब इश्यू क्या है, बच्चों में हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं, लेकिन इन्फेक्शन को संभालते भी बहुत अच्छे हैं। कुछ ही बच्चे हैं जिनको गंदा एक साइड इफेक्ट होता है कोलेमाई है, बट मेजॉरिटी बच्चे आराम से निकल आते हैं जस्ट होम आइसोलेशन से। अब जो नेक्स्ट आपकी बात है इम्यूनिटी के बारे में, जनरल जो मैंने पहले ही कहा था कि मेटाबॉलिक हेल्थ जो है सबको बेटर बनाना चाहिए, हर एक बंदे को इंक्लूडिंग बच्चे। हमें इसकी इम्पोर्टेंस देनी है। पीडियाट्रिशियंस जो है उन्हें ये चीज़ की समझ है कि बच्चे की मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसे हम इम्प्रूव कैसे करें। हम आयरन सप्लीमेंट देते हैं बच्चों को, विटामिन सप्लीमेंट देते हैं, और हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप बच्चों को हेल्दी खाना खिलाएं, ना कि फास्ट फूड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने। ये नहीं चाहिए हमें चाहिए बच्चे को आप अच्छी तरह खिलाएं, अच्छी परवरिश करें, उनको थोड़ा सा बाहर निकालें और उनको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे जीने दें। उससे क्या होगा, उनमें इम्यूनिटी बेटर होगी एनीवे, और ऑब्वियसली वो अच्छी फाइट कर पाएंगे। बट जब वैक्सीनेशन आ जाएगा बच्चों का तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्टेड होंगे उस हिसाब से। सो आई एम होपफुल कि थर्ड वेव में हम शायद ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड देखें, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों में हम अच्छी तरह उनसे प्रिपेयर्ड भी हैं इस बार। ठीक है डॉक्टर साहब। तनु, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरे को ना काला पीलिया और शुगर है जी, तो मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ कि नहीं? डॉक्टर संदीप।
डॉक्टर संदीप, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही मुझे, कनेक्शन नहीं होगा, कहीं पे क्लिक। डॉक्टर सुदीप, आप जवाब दीजिए। सॉरी, क्वेश्चन था कि आपको काला पीलिया है और डायबिटीज है। और क्या ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? हाँ, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको डायबिटीज आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है, आपके डॉक्टर्स ने जो शुगर की दवाई दी आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, तो जरूर लगा सकते हैं आप। और अगर HbA1c है तो इसमें डिपेंड करता है आप कौन से स्टेटस में हो HbA1c का, आप कैरियर हो, आप इन्फेक्टेड कंप्लीटली हो या नहीं। तो एंटीजन के लेवल के हिसाब से आप ऑब्वियसली लगा सकते हो, लेकिन ऐसे में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पूरी तरीके से सेफ है और हर व्यक्ति को वैक्सीन लगानी ही चाहिए, लेकिन इन सब के बीच अब फंगस भी अटैक करता हुआ डॉक्टर साहब यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, तमाम तरीके के अलग अलग फंगस, और अब चूंकि मानसून भी शुरू हो गया है तो तमाम जो मानसूनी बीमारियां होती हैं उनके भी संक्रमण का लगातार खतरा बना हुआ है। तो उसको लेकर आप दर्शकों को क्या सजेस्ट यहाँ से करना चाहेंगे? कैसा खान पान रहे, या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो उन्हें अपनी डेली लाइफ रूटीन्स में इन्वॉल्व करनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली अब रेनी सीजन आ रहा है, तो और जो 10 हमारे इन्फेक्शन महामारियां हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ये सारे की सारी चीज़ है, वो हमें ध्यान में रखना है। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहले बताते हैं। जो पहले डेंगू मलेरिया की महामारी है उसको हमें पहले क्लियर करना है। हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से हम जनरल ह्यूमन लेवल में भी हम ट्राई करेंगे कि सारे इन्फेक्शन हमें ज़्यादा ना हो, तो पानी नहीं बाहर जमा होने देना है, अपने आप से बेसिक लेवल पे प्रोटेक्शन करना है। कि इसके ऊपर अगर आपको डेंगू मलेरिया हो गया फिर भी हमें रियली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अच्छा, अब फंगस के बारे में आते हैं। जो व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस का जो कॉन्सेप्ट है विद कोरोना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इतना इजीली हम नहीं कह सकते कि डायबिटीज के बारे में हो रहा है या स्टेरॉइड के बारे में हो रहा है। इसमें बहुत रिसर्च चल रहा है और एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है ये किस कारण से हो रहा है। बट एक चीज डेफिनेटली है, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन लोग में इम्यूनिटी कम है, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है अपने हेल्थ के ऊपर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। हमारे दर्शक अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन लगवाई ना, मेरे को सांस की बहुत दिक्कत हो चुकी है जी। जी हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही, सवाल पूछिए। जब से वैक्सीन लगवाई, दूसरी वैक्सीन लगवाई, सांस में बहुत दिक्कत हो रही है जी। ठीक है डॉक्टर सुदीप, आपको वैक्सीन लगाने के बाद सांस की दिक्कत हो रही है, इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था दिक्कत? मुझे समझ में नहीं आया, मतलब लगाने की तुरंत बाद शुरू हो गया था? अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो अशोक जी, डॉक्टर साहब सवाल पूछ रहे हैं, आपको आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है आपकी दिक्कत वैक्सीन लगवाने के आप बाद अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए जिससे कि आपकी आवाज साफ डॉक्टर साहब तक पहुंच पाए। हाँ जी अशोक जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी सांस की दिक्कत? अशोक जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद क्या आपको सांस की दिक्कत शुरू हुई या फिर पहले से आप इससे ग्रसित थे? नहीं, कुछ पहले भी, बाकी ज्यादा बाद में हो गया जी। वैक्सीन लगवाने के बाद ज्यादा हो गया है। बिल्कुल, डॉक्टर सुदीप, इनका कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से इन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी है। अशोक जी, ये बहुत ही अननोन कॉम्प्लिकेशन है, अगर होता है मुझे पता नहीं। हमने मतलब मैंने अब तक सुना नहीं है किसी को सांस की दिक्कत होते हुए। मेरे ख्याल से आप उस वैक्सीन को एट्रीब्यूट ना करें, आप अपने डॉक्टर से जाकर सलाह परामर्श करें। हो सकता है और किसी कारण से आपको सांस की दिक्कत हो रही है, शायद और कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरे ख्याल से उसको वैक्सीन के ऊपर ना छोड़ें, और कुछ रीजन हो सकता है, उसकी जांच करें। तो यहाँ पर यह भी समझना बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो साइड इफेक्ट्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि पहले से भी लोगों को बीमारी होती है और वैक्सीन होने के बाद जो माइनर से साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बीमारी कहीं ना कहीं मेजर रूप अपना लेती है और लोग घबरा जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लोगों को ये समझना कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो रेगुलर डॉक्टर हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट लेते हैं या जिनसे संपर्क करते हैं उनको एक बार ज़रूर एडवाइस करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई पहले से ही बीमारी हो या फिर कोई नई बीमारी हो जिसने आपको जकड़ा हो, वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना हो। लेकिन डॉक्टर सुदीप, एक समस्या ये भी देखने को मिल रही है, बहुत ही कॉमनली दर्शक हमारे सवाल उठाते हैं कि बुखार हो गया, नजला हो गया, ये तो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन कई केसेस भी आए हैं जिनमें फूड पॉइजनिंग की भी समस्या देखने को मिली है, जिसके बाद लोगों को 103 से लेकर 104 तक का भी बुखार आया है, और ये समस्या अपने आप में मेजर नहीं। देखिए, वैक्सीन बेसिकली आपको एक छोटी बीमारी दे रही है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। वैक्सीनेशन है क्या?
वैक्सीन ऐसा एक प्रोसेस है जिससे हम आपको एक बीमारी दे रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा बीमारी, जिससे आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना सके और सामने वाले इन्फेक्शन को, जब बड़ी इन्फेक्शन आए, उसकी खात्मा कर सके। तो थोड़ा बुखार आना नॉर्मल है, लेकिन हल्का फुल्का डायरिया वो भी हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन, लेकिन मेजर डायरिया, मेजर बुखार या मेजर सांस की दिक्कतें या ऑक्सीजन ब्रेक हो जाना, ये जनरल कॉम्प्लिकेशन में नहीं आते। मैं कहूँगा ये बहुत ही अनकॉमन सिम्टम्स हैं। अगर बहुत मेजर फूड पॉइजनिंग, मेजर डायरिया शुरू हो गया, तो इन दैट केस पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। तो इसको हम कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से हम बता नहीं सकते मेजर कोई भी। सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, कम परिमाण में। ठीक है, डॉक्टर सुखबीर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दर्शक। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे को कोविड हुआ था और विदाउट एनी दवाई के, ओनली, हेलो, हाँ जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। केरोसिन वगैरह ली, पैरासिटामोल, ठीक हो गया। और मुझे पक्का पता था कि वो थी, चेस्ट में प्रॉब्लम थोड़ी, मैं ठीक हो गया। तो एक तो ये कि मैं कितने दिन बाद वैक्सीन पहले ही लगवाऊं, और दूसरा ये कि जब ऑक्सीजन कम होती है तो जो तकिए लगाए जाते हैं, एक आगे पीछे, तो वो चेस्ट पे लगाना चाहिए बीच में या पेट पे? ये दो सवाल है मेरे। डॉक्टर संदीप, देखिए इसमें ना पता क्या है कि हम खुद ये बात कहते हैं कि कोविड इन्फेक्शन मेजॉरिटी 90% पेशेंट में सिर्फ पैरासीटामोल और सिंपल विटामिन या इम्यूनिटी बूस्टर से ठीक हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही ज़रूरत होती है। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है या कुछ इस तरीके की है, तो इस चीज़ को हल्के में ना लें, क्योंकि हम डेली ओपीडी में पोस्ट कोविड के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पोस्ट कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एक्सरे में चेंजेस होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल वो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे ध्यान रखना चाहिए कि ट्रीटमेंट जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट पोस्ट कोविड फेज में है वो देना चाहिए, ताकि आगे लंग्स जाके कमज़ोर ना रहें, लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली। तो हम अपने ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, जिसमें हम पीएफटी जो कंप्यूटर से सांस की जांच करते हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सारी जांचें देखते हैं। अब इनका जो सवाल था कि एक तो ऑक्सीजन से संबंधित वो चेक करते रहना चाहिए अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है। दूसरा इनका सवाल था कि जैसे जो तकिया लगाना है या पिलो लगाना है, वो चेस्ट के आगे लगाना है या पीछे लगाना है। जब हम अपने कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये एक किस्म से फेफड़ों को मजबूत करने का या लंग रिक्रूटमेंट मैन्यूवर कह सकते हैं, जिसमें हम पेशेंट को पेट के बल लेटने को बोलते हैं। तो जो तकिया है वो आगे की तरफ लगाएंगे, आपको छाती के बल लगा के, जैसे उल्टा लेटते हैं पेट के बल लेटना है, तो तकिया उसी तरीके से आगे लगेगा चेस्ट के आगे, और पेट के नीचे भी लगाया जाता है। टोटल 4 से 6 पिलो हम कर देते हैं। प्रोन वेंटिलेशन या प्रोन पोजिशनिंग वेंटिलेशन एक इसको बोला जाता है। तो दिन में हम जितना भी पेशेंट के लिए जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैक्सिमम टाइम इसको चाहे वो 6 से 8 घंटे या 10 घंटे। इनको फिर भी कोई दिक्कत है तो या इस तरीके के प्रोन वेंटिलेशन के आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग को ये समझ में आए कि किस तरीके से घरों पर रहकर ही उपचार करना है। डॉक्टर सुदीप, जिस तरीके से होम आइसोलेशन में भी लोग अभी भी आज की तादाद में हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर मेजर समस्या देखने को मिलती है। ऑक्सीमीटर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खबरें सामने आती हैं कि ऑक्सीमीटर में भी कई दफ़ा गलत यहाँ पर रीडिंग्स दिखाई जाती है। ऐसे में क्या तुरंत डॉक्टर को रश करना चाहिए, या फिर कोई ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल कर घर पर ही आप नापा जा सकता है? ऑक्सीमीटर की यूज एक्चुअली ये कोविड पैंडेमिक के बाद, ये सेकंड वेव जो हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो जहां हम चूक गए वो लोगों को ये एडुकेट करने में चूक गए कि एग्जैक्टली ऑक्सीमीटर देखते कैसे हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो हमारी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मापती है, और वो बेसिकली हमारी कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उसको मापती है एक इंफ्रारेड लाइट के साथ। तो आप देखोगे कभी जब भी आप सैचुरेशन मॉनिटर देखते हो, एक वेव आता है जो हम SpO2 वेव कहते हैं। लोग कभी कभार ये वेव को देखते नहीं है, प्रॉपरली वेव नहीं आता है, और लोग सैचुरेशन को रीड कर लेते हैं 75-78 का, बहुत चौंक जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारी सैचुरेशन 77-78 है। तो हम जब जाके चेक करते हैं हम देखते हैं 95-96 होकर बैठा है सैचुरेशन। सो आई थिंक जब भी आप सैचुरेशन मॉनिटर यूज़ करते हो आप ज़रूर वो वेव को देखें। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से पूछें, या आप सिंपल यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं सैचुरेशन मॉनिटर की वेव क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको कहना चाहूँगा। ऑब्वियसली जैसे आप होम आइसोलेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है कि जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है,
वो हम कहते हैं कि आप होम आइसोलेशन निकल आए, ऑक्सीजन यूज करें अपने आप से। ओवर यूज ऑक्सीजन अच्छी नहीं है, जिसके लिए लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि बहुत ज़्यादा लोग ओवर यूज कर रहे थे ऑक्सीजन को। 95-96% में भी लोग अपने आप को ऑक्सीजन दे रहे थे। तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल गाइडेंस लें आप कि अब ऑक्सीजन देना है, कब नहीं देना है, और या आई थिंक दैट शुड हेल्प। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि किस तरीके से इस्तेमाल जो तमाम मार्केट्स में उपलब्ध यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि सही जानकारी मिल पाए। डॉक्टर संदीप, जैसा कि जिक्र हम डॉक्टर सुदीप से भी कर रहे थे फंगस को लेकर, खबरें ये भी सामने आ रही है कि आपकी बॉडी में कोई कट है या फिर कोई वुंड आपको है, कोई जख्म खुला आपका है, तो जो एंट्री होती है फंगस की वो आसानी से आपकी बॉडी में हो सकती है। उसको लेकर भी लोग लगातार घबराए रह सकते हैं, उसको लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, एक्चुअली जो फंगस की बात है, ये मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, सालों से एक वेल नोन एंटिटी है। जो आप कह रहे हैं कि फंगस को लेके कि कोई भी घाव है या कोई भी वुंड है, जिसमें जिसको लेके फंगस एंट्री कर जाएगा, तो ये बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। पैनिक या होने की या डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो घाव है, वुंड है, इसके लिए हम नॉर्मल अगर हम मेडिकल केयर तो देंगे ही ना। पेशेंट को अगर कोई भी किसी तरीके की चोट लगती है, हम उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे, आप उसके लिए एंटीबायोटिक, जो टेटनस का इंजेक्शन है, ये सारा एक स्पेक्ट्रम देते हैं। हमें देखो पहले भी ये बात होती थी कि जो चाहे वो इम्यूनिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो कैंसर से रिलेटेड अब जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, या कोई भी ऐसे क्रॉनिक बीमारी का जिनका इलाज चल रहा है, ऐसे पेशेंट की भी इम्यूनिटी कम रहती है। तो ठीक है, हमारे एक और चाहे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। माइकोसिस, डॉक्टर साहब, ब्लैक पहले उनका फंगस हो सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी जी। अच्छा जी, मेरे प्लेटलेट्स टोटल 22,000 है जी। मैं फर्स्ट डोज वैक्सीन की ले चुका हूँ और उसके बाद मेरे कोविड हो गया था। तो क्या मैं अभी 9 अप्रैल को मैंने फर्स्ट डोज लिया था, तो क्या मैं अभी सेकंड डोज ये वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर सुदीप। सॉरी, मैंने आपने ये नहीं बताया आपने कौन से वैक्सीन लिया था। आपने कोवैक्सीन लिया था या कोविशील्ड लिया था? कोविशील्ड लिया था। तो कोविशील्ड लेने के बाद आजकल सरकारी गाइडलाइंस हैं कि आपको 3 महीने बाद लेना है नॉर्मली। लेकिन अगर आपको बीच में कोविड हो गया था तो वहां से आपको 3 महीना और ऐड करना पड़ेगा, 2 से 3 महीने हम कहते हैं हर एक वैक्सीनेशन, हर एक इन्फेक्शन के बाद। तो उसको ऐड करके फिर आपको उसी टाइम में वैक्सीन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर ड्यूरेशन का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। बच्चों को वैक्सीन लगेगी, डॉक्टर सुदीप नहीं लगेगी, उसको लेकर भी लगातार दर्शक सवाल खड़े करते हैं। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है अगर बच्चों को आने वाले नज़दीकी भविष्य में अगर वैक्सीन नहीं लगती है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज ही इस बारे में हमारी बात हो रही थी। फ्लू वैक्सीन को एक बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट माना गया है। जो रिसेंट हमारी अमेरिकन पीडियाट्रिक्स की जो जर्नल में यही आई है कि फ्लू वैक्सीनेशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनमें देखा गया कि कोमोर्बिडिटी हिसाब से कोविड इन्फेक्शन कम हो रहे हैं या उसकी इंटेंसिटी कम हो रहे हैं। हम सारे पेरेंट्स को यही कह रहे हैं कि फ्लू वैक्सीन जितना हो सके आप बच्चों को लगाओ। साल में हम एक एटलीस्ट फ्लू वैक्सीन कहते हैं अबव 1 ईयर, और 6 मंथ्स टू 1 ईयर हम कहते हैं एटलीस्ट 2 डोजेस लगे। तो हम ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्लू वैक्सीन को एटलीस्ट सस्ता बनाया जाए, बिकॉज फ्लू वैक्सीन बाजार में काफ़ी एक्सपेंसिव है। 1400 से 2000 रुपये तक मिलते हैं पर डोज। सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है इतना पैसा खर्चा करना। तो वहाँ अगर गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि फ्लू वैक्सीन बच्चों में बहुत ही हेल्प कर रहा है, और आने वाले कल में जब वैक्सीन रेडी नहीं है तब और भी हेल्प कर सकता है बच्चों को कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा डाइट्स को लेकर भी लोग कॉन्शियस हैं, और मार्केट में भी चूंकि महामारी के दौर में इस तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट करने को लेकर लगातार लोगों को कहा जा रहा है, तो कई इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल है। क्या आप यहाँ से सजेशन दर्शकों को देना चाहेंगे? क्या उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है? वो पूरी तरीके से सेफ है? क्योंकि बात यहाँ पर जान की है, या फिर होम रेमेडीज पर ही फिलहाल हमें स्टिक रहना चाहिए? मैं ये एकदम मानता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर्स का शॉर्ट टर्म में कोई रोल नहीं है जी। इम्यूनिटी बूस्टर्स का शॉर्ट टर्म में कोई रोल नहीं है, ओनली बिकॉज इम्यूनिटी ऐसा चीज है जो बहुत टाइम लेके बनता है, और इमीडिएटली अगर आप 3 महीना आपने कुछ काढ़ा पी लिया तो उससे बच्चों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डल्स को फर्क नहीं पड़ेगा। इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इशू है जो हमें बहुत दिन पहले से शुरू करना चाहिए। और जहाँ तक इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात आती है, बहुत लोग इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं आजकल, ये इम्यूनिटी बूस्टर वो इम्यूनिटी बूस्टर, बट कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है कि ऐसे जो प्रूव कर सके कि इम्यूनिटी बूस्टर आपने 3 महीना खाया है तो उससे ऑब्वियसली आपको कम कोविड हो सकता है रादर देन पर्सन जिसने इम्यूनिटी बूस्टर नहीं खाया है। हम उसको केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं या ब्लाइंडेड स्टडी कहते हैं, ऐसा कुछ स्टडी है नहीं। तो ये अनुमान है
कि मुझे उससे हेल्प होगा, बट कोई लिटरेचर या एविडेंस है नहीं इसके लिए। ठीक है, हमारे दर्शक नरसिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सर। हेलो, नरसिंह जी, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है। मेरा जी 19 मार्च को कोविड सील लगी थी, इसमें हाथ में दर्द रहा, 3 महीने हो गए जी, हाथ में दर्द है। जी, वैक्सीन लगाने के बाद? हाँ, 3 महीने हुए। 19 मार्च को लगाई थी पहली डोज, दूसरी लगाई थी। इसमें सोजन है, आप ऊपर नहीं उठता। ठीक है डॉक्टर संदीप, इनका सवाल ये है कि इन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगवा ली और अभी तक इनके हाथ में बहुत दर्द है जो कि खत्म नहीं हो रहा है। यूजुअली जो हम वैक्सीन से रिलेटेड इस तरीके के साइड इफेक्ट हैं उनको माइनर मानते हैं, चाहे वो पेन है या फीवर है या इस तरीके के किसी किसी को ईटिंग या रैशेज या माइल्ड साइड इफेक्ट ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। वो 2 दिन से लेके 1 हफ्ते तक हम यूजुअली देखते हैं। अगर इनको हाथ में दर्द परसिस्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार इनको अपना बॉडी प्रोफाइल चेकअप देख लेना चाहिए, जैसे पेन से संबंधित जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, हमें सीरम कैल्शियम लेवल चेक करते हैं, एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं कि कहीं और कोई भी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। इसके अलावा जैसे हम 1-2 टेस्ट और भी कर सकते हैं, जैसे कई बार पेन बना रहता है तो हम इससे संबंधित नसों की जांच भी करते हैं, वो देखना पड़ता है। लेकिन यूजुअली ऐसा कम होता है कि पेन बना रहे, थोड़े टाइम से होता है, अगर होता है तो हमें संबंधित जांच करा के देखना चाहिए। और अगर कुछ स्वेलिंग नहीं है या कुछ ऐसा ऑब्वियस रीजन नहीं है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिंपल टेस्ट में नहीं तो फिजियोथेरेपी या बाकी मेडिकल मैनेजमेंट सुझाव देते हैं। तो इनको एक बार ओपीडी में अपने ठीक है डॉक्टर संदीप, साथ ही सवाल ये भी उठता है कि रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपने वैक्सीन ली है तो आने वाले 24 से जो 48 घंटे हैं उसमें आपको रेस्ट लेना चाहिए। क्या ये कंपलसरी होता है या फिर अगर आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं तभी आप बेड रेस्ट लें? एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक्चुअली आपने अपने जब हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल के स्टाफ जैसे लोगों को वैक्सीन कराया था तो मैं कह सकता हूँ कि हमने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप रेस्ट ले सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपनी ड्यूटी पे आ सकते हैं। और मोर देन 70% स्टाफ हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। हार्ड 70 के मोर 80% ही कह सकते हैं। कुछ लोगों को फीवर बना रहा था, बॉडी में पेन था तो उन लोगों ने रेस्ट लिया। तो ये एक सब्जेक्टिव थिंग है, इसमें हार्ड एंड फास्ट कि आपको रेस्ट ही करना है, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन है। कुछ लोगों को बहुत ही माइल्ड दिक्कत लगती है तो जॉब कर सकते हैं अपना प्रोविजन, और कुछ लोगों को अगर लगता है हाई ग्रेड फीवर है, काम करने में दिक्कत है, शरीर में दर्द या कुछ इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स आ रहे हैं तो रेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। इस बारे में बहुत रिजिड प्रोटोकॉल्स नहीं। ठीक है, हमारे दर्शक अमनदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी हाँ जी, मैंने आज दूसरी वैक्सीन लगवाई है जी। हेलो, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा मैम कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज साफ मिल सके हमें और आपको भी हमारी आवाज मिल सके। सवाल पूछिए अपना। मैंने दूसरी वैक्सीन लगवाई है आज, सेकंड वैक्सीन। ठीक है, तो मैं ये बीपी की दवाई चल रही है मेरी पहले से, तो मैं बीपी की दवाई ले सकती हूँ मैं, ये जो रेगुलर मेरी चल रही है? डॉक्टर सुदीप। हाँ, आप ले सकते हैं। आपकी जो भी नॉर्मल दवाई है वो सारी चीज ले सकते हैं। वैक्सीन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है आपकी दवाइयों का। और एक्चुअली अच्छा हुआ आपने पूछा, कभी भी मिस मत करिए अपना दवाई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि जो भी ट्रीटमेंट आपका पहले से चल रहा है उसे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और बार बार डॉक्टर उसी पर फोकस भी कर रहे हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट ज़रूर हैं लेकिन वो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है और बहुत ही बेसिक साइड इफेक्ट है जो हर व्यक्ति में देखे जा रहे हैं अमूमन। तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, और पहले से आपका कोई बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे ज़रूर आप कंटिन्यू करें। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर संदीप। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आसान शब्दों में तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, क्योंकि अब ये संकट टला नहीं है, आने वाला समय और भी ज्यादा घातक हो सकता है। ऐसे में हमारा मकसद आपको डराना नहीं, ये समझाना है कि त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई है। सावधानी बरतिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए ओपीडी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।